Welcome back to my Facebook and YouTube channel. So guys, the good news is that क्लब फुटबॉल इज बैक और आज की वीडियो में हम लोग सेल्टा डी विगो वर्सेस बार्सिलोना का मैच प्रीव्यू करेंगे और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। देखिए भाई, बार्सिलोना बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम सेल्टा डी विगो के अगेंस्ट खेलने जा रहा है। बहुत ही ट्रिकी गेम है। अगर मैं सेल्टा डी विगो की बात करूं तो इस वक्त वो 11th पोजीशन के ऊपर है ला लीगा टेबल के ऊपर। 17 पॉइंट्स उन्होंने लेके रखे हुए हैं और बहुत ही ट्रिकी टीम है बार्सिलोना के लिए। जब भी बार्सिलोना अवे सेल्टा के अगेंस्ट खेलती है तो बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में नज़र आती है। और अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो पिछली 9 गेम्स में बार्सिलोना ने सिर्फ 2 ही गेम्स जीती हैं सेल्टा के स्टेडियम में जाकर, और उसमें से 4 गेम बार्सिलोना हारी है और 3 गेम्स बार्सिलोना ने ड्रॉ किया। तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बार्सिलोना के लिए ये फिक्चर कितना मुश्किल होने वाला है। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है आसपास, और आसपास के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी ये बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलता है तो आसपास प्राइम मैराडोना बन जाते हैं और बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो आई होप कि बार्सिलोना के पास सोल्यूशन होगा आसपास को रोकने का और बार्सिलोना आसपास को कुछ ज़्यादा इस गेम में नहीं करने देगी। अब मैं अगर पिछले महीने की बात करूं अक्टूबर की, तो अक्टूबर जब स्टार्ट हो रहा था तो हम बार्सिलोना फैंस काफ़ी ज़्यादा जो वो नर्वस थे इस वजह से, क्योंकि उसमें 2 बड़ी गेम्स आ रही थी। एक बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट बार्सिलोना ने खेलना था और फिर अल क्लासिको खेलना था। बार्सिलोना ने अक्टूबर को बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया और बार्सा ने वहाँ पर अपनी सारी इंपॉर्टेंट गेम्स जीत ली थी। जब नवंबर आया तो हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो गए और हमने ये सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी गेम्स हमने अक्टूबर में जीत ली हैं तो नवंबर तो हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। लेकिन नवंबर में 2 बहुत ट्रिकी गेम्स हमारे लिए थी। एक रियल सोसाइडेड, वो भी अवे जब भी हम खेलते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल फिक्चर होता है। और इवन के जब मैसी भी हमारे साथ थे तो उस टाइम पर भी बार्सिलोना वहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं निकाल पा रहा था और बार्सिलोना अपने मैचेस नहीं जीत पा रहा था। सेम इज़ द केस विद सेल्टा डी विगो। सेल्टा डी विगो भी एक बहुत ही ट्रिकी फिक्चर है और अक्टूबर हमने अच्छे से निकाल लिया, लेकिन नवंबर का ये वाला फिक्चर्स जो है वो मुझे अब काफ़ी ज़्यादा नर्वस कर रहा है और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस गेम को लेकर कुछ ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल है अभी और 6 पॉइंट की लीड है रियल मैड्रिड के ऊपर बार्सिलोना की, लेकिन रियल मैड्रिड के पास गेम इन हैंड है। आप जानते हैं कि वैलेंसिया वाला गेम नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पर फ्लड वगैरह आया हुआ था जिसकी वजह से वो गेम नहीं हुआ था। तो टेक्निकली अगर बात कीजिए तो सिर्फ 3 ही पॉइंट की लीड है बार्सिलोना के पास और बार्सिलोना को ये गेम जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें और बार्सिलोना एक प्रेशर जो है वो रियल मैड्रिड के ऊपर बना सके। अब अगर मैं टीम की बात करता हूं तो मुझे बहुत सारी जो मैंने मीडिया के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कल की गेम में काफ़ी सारी चेंजेस होने जा रही हैं। पहली बात तो ये कि लामीन यमाल अवेलेबल नहीं है और लामीन यमाल के ना होने का हमने अंदाज़ा लगाया था रियल सोसाइडेड के अगेंस्ट और ओसासुना के अगेंस्ट। ये दोनों गेम्स लामीन यमाल ने स्टार्ट नहीं की थी और दोनों ही गेम्स बार्सिलोना ने हार दी थी। ओसासुना के अगेंस्ट बार्सिलोना ने पहले हाफ में लामीन यमाल को नहीं खिलाया, सेकेंड हाफ में लामीन यमाल आए और उन्होंने गोल भी स्कोर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर इसी तरह इंजरी की वजह से वो रियल सोसाइडेड वाला गेम नहीं खेल सके और हमें उस चीज़ से अंदाज़ा हुआ कि लामीन यमाल के ना होने से राइट फ्लैंक पे तो असर पड़ता ही पड़ता है और लेफ्ट विंग आपकी वैसे ही कोई प्रॉपर प्लेयर आपके पास है नहीं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि लामीन यमाल, राफिनिया और लेवेंडोस्की का बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है और ये इस सीज़न में गोल पे गोल मार रहे हैं, असिस्ट पे असिस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन जब जब लामीन यमाल अवेलेबल नहीं थे तब तब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि राफिनिया और लेवेंडोस्की की वैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली जो लामीन यमाल के होते हुए हमें देखने को नज़र आती हैं। तो लामीन यमाल का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं ये बात कहूँ कि लामीन यमाल इस वक्त आपके अटैक को या आपकी टीम को कैरी कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी।
अब मेरे जैसा बंदा या फुटबॉल फैंस जो बार्सिलोना को सपोर्ट करते हैं, अगर वो ये चीज़ आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारे फ्लैंक्स दोनों ही बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके की फुटबॉल नहीं खेल पाते, तो ऑब्वियसली हैंसी फ्लिक और उनकी टीम ने भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया होगा और वो कुछ ना कुछ किसी सोल्यूशन के ऊपर ज़रूर आए होंगे कि किस तरह से उनको लामीन यमाल की कमी को पूरा करना है। और अभी जो मैं मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, कुछ रूमर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर लाइनअप की बात की जाए तो ये भी एक ऑप्शन आ रही है कि हो सकता है कि बल्दे को एज अ लेफ्ट विंगर स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट विंग के ऊपर बल्दे ही खेलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि रफीनिया जो है वो थोड़ा कैंप पोजीशन के ऊपर खेलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, वो जो थोड़ा इंटीरियर खेलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और राइट साइड के ऊपर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो हो सकता है कि रफीनिया को राइट विंग के ऊपर स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि लामीन यमाल आपको जैसे मैंने बताया कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन जो अभी आ रहा है वो ये आ रहा है कि दानी ओल्मो को लेफ्ट विंग के ऊपर स्टार्ट कराया जाए। आपको याद होगा कि पिछले साल यूरोज में, बल्कि इसी साल यूरोज के अंदर दानी ओल्मो को हमने लेफ्ट विंग के ऊपर थोड़ा इंटीरियर होते हुए भी खेलते हुए देखा है स्पेन की तरफ से, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन जो है वो देखने में आ सकता है। लेट्स सी के अब किस लाइनअप के साथ और किस किस फॉर्मेशन के साथ हैंसी फ्लिक उतरते हैं। अगर आप लाइनअप प्रिडिक्ट करने की बात करें तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हैंसी फ्लिक के सिस्टम में उनकी लाइनअप को प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के रूमर्स आ रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको आपके सामने लाइनअप बनाने की कोशिश करता हूँ। नाकी पीनिया ऑब्वियसली गोलकीपर होंगे, इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी, ये कॉम्बिनेशन जो हमारा इस सीज़न में बड़ा आउट क्लास कॉम्बिनेशन बन के सामने आया, ये हमारे सेंटर बैक कॉम्बिनेशन होगा। राइट बैक की पोजीशन के ऊपर कुंदे खेलेंगे। लेफ्ट बैक के ऊपर अगर बल्दे को लेफ्ट विंग पे स्टार्ट नहीं कराया गया तो मेरे ख्याल में लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर बल्दे स्टार्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। अब बात कर रहे थे मिडफील्ड के ऊपर। मिडफील्ड के अंदर भी जो है वो एक बड़ी खबर ये आ रही है मीडिया में कि गावी ये गेम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर गावी ये गेम स्टार्ट करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या पैड्री और गावी का डबल पिवट हमें देखने को मिल सकता है। रफीनिया कैंप पोजीशन पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं और दानी ओल्मो लेफ्ट विंग के ऊपर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। या कसाडो और गावी का डबल पिवट हो सकता है, या फ्रैंकी डियोंग और गावी का डबल पिवट हमें देखने को मिल सकता है, और कैंप पोजीशन के ऊपर पैड्री हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और लेफ्ट विंग के ऊपर दानी ओल्मो, अटैक जो स्ट्राइकर की पोजीशन है वहाँ पर लेवेंडोस्की और राइट विंग की पोजीशन के ऊपर रफीनिया खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर लाइनअप को प्रिडिक्ट करना, क्योंकि गावी की जो न्यूज़ आई है उससे क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है वो अब हैंसी फ्लिक को ही आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लेफ्ट विंग के ऊपर दानी ओल्मो को खिला रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रफीनिया को आप कैंप पोजीशन पैड्री को आप कैंप पोजीशन के ऊपर खिलाएंगे और राइट विंग की पोजीशन के ऊपर रफीनिया खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना ने जब उनको साइन किया था तो एज अ राइट विंग ही साइन किया था। तो ये मेरी लाइनअप है। और अगर मैं अब आपसे कहूँ कि इस गेम को क्या प्रिडिक्शन इस गेम की हो सकती है, बार्सिलोना क्या ये गेम जीत पाएगी कि नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे वाइब्स इतनी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन मैं क्योंकि बार्सिलोना सपोर्टर हूँ तो मैं ये प्रिडिक्ट करूंगा कि बार्सिलोना ये गेम 2-1 के साथ जीतेगी, कंसीडरिंग कि लामीन यमाल इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम। और आपकी क्या प्रिडिक्शन रहेगी इस गेम को लेकर, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।